प्राइवेट कंपनियां झूठ बोल के आदिवासियों की जमीन में घुसती गईं और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। कोर्ट के ऑर्डर से बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने धोखे से इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट थी, लड़ने वाले आदमियों की लाइन से नसबंदी करा दी। नक्सलवाद नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि नक्सलबाड़ी गांव के अंदर हुआ ये। विमल किसान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी वजह से जो नक्सलवाद है, पुलिसी अंदाज में इससे पूछा गया तो इसने चारू मजूमदार का एड्रेस बता के कहा। कांग्रेस ने कोर्ट में पहुंच के जब एफिडेविट सबमिट किया तो उससे हुआ ये, पीएम इंदिरा गांधी जी ने जब इनकी नकेल कसी, बीड़ी का जो पत्ता था उसका 4 रुपए की जगह जब 25 रुपए मिलने लगा। दलित और पिछड़ी जातियों को सिर्फ एनकाउंटर और बंदूक चलाने के लिए रखा है क्या? भारत में नक्सलवाद बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज की वीडियो में देखने वाले कि नक्सलवाद है क्या और यह कार्य काम कैसे करते हैं और इनका लीडर कौन है, संगठन कैसे बने। आज की फुल वीडियो नक्सलवाद पे होने वाली, पूरी वीडियो देखें। देखिए 18 से 19 सेंचुरी का जो टाइम था, इस टाइम पे इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। मतलब कि हाथ की बजाय इंडस्ट्रीज लगा के मशीनों से मास प्रोडक्शन हो रहा था। और जब ये हो रहा था तो इस टाइम पे लोग गांव से निकलकर एज लेबर सिटीज में काम करने पहुंच रहे थे। और जब ये लेबर्स इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने लगे तो एज सच कोई पॉलिसी या फ्रेमवर्क तो था नहीं। तो इन फैक्ट्रीज के जो ओनर्स थे, इन्होंने गरीब वर्किंग क्लास का खूब एक्सप्लॉयटेशन किया। कम पैसे में 14-14, 15-15 घंटे काम करवाए। इन फैक्ट्रीज के ओनर्स इतने ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे कि जो लॉस थे वो भी इनको फेवर करते थे। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो सेम टाइम पे यानी कि ईयर 1848 में जर्मनी का एक फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट था जिसके बारे में ऑलरेडी आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने जब सोसाइटी के अंदर ये डिफरेंस देखा तो उसने एक डॉक्यूमेंट लिखा जिसको उसने 21 फरवरी 1848 को ऑफिशियली पब्लिश किया। इसमें उन्होंने लिखा कि ये सब जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है ये फेयर नहीं है। सोसाइटी अब 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास फैक्ट्री, पैसा, पावर, रिसोर्सेज सब पे कब्जा हो चुका है। इनको कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट या रूलिंग क्लास कहा। और फिर कहा कि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दिन रात अमीरों से ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब हैं और इनके पास रिसोर्सेज और पावर का कोई कंट्रोल नहीं है। इनको कार्ल मार्क्स ने बोला वर्किंग क्लास, लेबर। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर कार्ल मार्क्स ने इसका सॉल्यूशन भी दिया। उसने कहा कि देखो, जब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं, अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब जो है वो और गरीब होता जाएगा। गरीब गरीबी के अंदर से तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। और फिर कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर इस सिस्टम को बदलना है तो क्लासलेस सोसाइटी बनानी होगी जिसमें किसी के पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सारे रिसोर्सेज और प्रॉफिट पे सबका बराबर का हक होगा। और इसके साथ साथ एक चीज और बोली जो अभी आगे चल के नक्सलिज्म का बेस बनेगी। उन्होंने कहा कि ये जो अमीर है इन सारी पावर और रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठा है, ये अपनी पावर और रिसोर्सेज जो है इनको पीसफुल तरीके से कभी नहीं देगा। इसलिए गरीबों और वर्किंग क्लास जो है इनको वायलेंस भी करना पड़ सकता है। अब 21 फरवरी 1848 को कार्ल मार्क्स ने ये जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, इसको द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा गया और इस पूरी आइडियोलॉजी को कम्युनिज्म बोला गया। और यहीं से लाल रंग, जो खून का रंग होता है, उसे कम्युनिज्म के सिंबल से जोड़ा गया। आपने कई जगह पे लोगों को लाल सलाम बोलते हुए सुना होगा, कहीं कहीं पे आपने रेड कॉरिडोर सुना होगा। अब जब कार्ल मार्क्स ने इस पूरे एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया तो पहले क्या था कि लोग एक्सप्लॉयटेशन तो झेल रहे थे लेकिन उनके पास उस चीज को समझाने का या एक्सप्रेस करने का कोई क्लियर तरीका नहीं था। कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी यानी कि कम्युनिज्म आइडियोलॉजी ये जब लोगों तक पहुंची तो उससे हुआ ये कि लोगों को एक फ्रेमवर्क मिला जिसमें उनको समझ में आया कि गरीब होना उनकी गलती नहीं है, बल्कि ये जो पूरा सिस्टम है ये खराब है, इसकी वजह से ये लोग गरीब हैं। देखिए जितनी भी चीज मैं अभी बता रहा हूं आप थोड़ा सा वेट करिएगा, अब ये सारी चीजें नक्सलिज्म से रिलेट करेंगी। तो अब इसके बाद होता क्या है कि 21 फरवरी 1848 को कार्ल मार्क्स ने डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बोला गया। और सेम टाइम पे यूरोप के अंदर लोग इक्वालिटी को लेकर प्रोटेस्ट वगैरह तो कर ही रहे थे, लेकिन 3 दिन बाद 24 फरवरी 1848 को फ्रांस में प्रोटेस्ट हुए। इसके नेक्स्ट मंथ मार्च 1848 में और प्रोटेस्ट हुए। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, इन जगहों पे भी लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक भी चीजें कंट्रोल में थी। लेकिन इसके लगभग 70 साल बाद यानी कि ईयर 1917 में आज का जो रशिया है, उस समय वहां पे रशियन एम्पायर होता था, तो वहां पे एक फेमस लीडर था जिसका नाम आपने सुना होगा, व्लादिमीर लेनिन। इसने कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म वाली जो आइडियोलॉजी थी उसको बेस बनाया और वहां पे जो वर्कर्स और छोटे किसान थे उनको अपने साथ जोड़ा और वहां का जो राजा था उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। और ये रिवॉल्यूशन इतना बड़ा हो गया कि राजा को इनके आगे झुकना पड़ा और पहली बार दुनिया के अंदर कार्ल मार्क्स की थ्योरी को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करके व्लादिमीर लेनिन ने रशियन एम्पायर में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना दी। और फिर आगे चल के ईयर 1922 में
यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन बना। अब जब यूएसएसआर में इतना बड़ा इवेंट हुआ, सब ने मिलकर राजा को हटा दिया, तो वहीं इंडिया में बैठे जो ब्रिटिशर्स थे इस पूरे ये जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट था इसको लेके कॉन्शियस हो गए। उनको लगने लगा जैसे यूएसएसआर में गरीब और किसानों ने इकट्ठा होकर राजा को पावर से हटा दिया, कहीं इंडिया में भी ये सारी चीजें ना शुरू हो जाएं, क्योंकि इंडिया के अंदर गरीब और किसानों का जो नंबर था वो और ज्यादा था। तो अब यहां से ब्रिटिशर्स कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर ये जो छोटी छोटी कम्युनिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं इनको कैसे भी करके रोका जाए। ब्रिटिशर्स काफी स्टेप लेते हैं इस चीज को लेकर, लेकिन उसके बाद भी अगले जो 2 साल थे उसमें कार्ल मार्क्स की ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसके फॉलोअर्स इंडिया में धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। और फिर इसके बाद डेट आती है 17 अक्टूबर 1920, और इस दिन क्या होता है कि इंडिया के अंदर एक थिंकर था एमएन रॉय। ये कार्ल मार्क्स की लिटरेचर वगैरह बहुत ज्यादा पढ़ता था। यूएसएसआर में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे भी कांटेक्ट में आया था। ये क्या करता है, अपने साथ कुछ लोगों को लेके इंडिया से सीक्रेटली यूएसएसआर चला जाता है, और यूएसएसआर के ताशकंद के अंदर ही ये लोग मीटिंग वगैरह करते हैं और वहीं पे प्लान वगैरह बनाते हैं, और वहीं से यानी कि यूएसएसआर में बैठे बैठे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई लॉन्च कर देते हैं। और इस पार्टी को लॉन्च करने के बाद यूएसएसआर में ये जो एमएन रॉय था इसने अपने साथ जो शौकत उस्मानी, अबानी मुखर्जी इनको जो लेके आया था, इनको ट्रेनिंग वगैरह कराई और उसके बाद वापस इंडिया भेज दिया। और इंडिया में वापस पहुंच के लोग क्या करते हैं कि इन्होंने अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट सेल्स बनाए, पैम्पलेट बांटे, कम्युनिस्ट लिटरेचर जो था वो इंडियन लोगों को दिया और उनको समझाया कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और कैसे कम्युनिज्म ही उनको बचा सकता है। और ईयर 1924 आते आते इन्होंने अपने साथ इंडिया के जो ट्रेड यूनियन थे, वर्कर्स, किसान, इन सबको जोड़ के बॉम्बे, कानपुर, बंगाल और मद्रास में कम्युनिज्म का एक ठीक ठाक बेस बना लिया। और फिर इसके जस्ट अगले साल 26 दिसंबर 1925 को ये लोग यूपी में इकट्ठा होते हैं, एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसे कानपुर कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। यहाँ पे एस.ए. धांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता ये सब मिलके सीपीआई को इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च कर देते हैं। इससे पहले जो लॉन्च किया था वो इंडिया के बाहर किया था। अब ये जो सीपीआई का अंडरग्राउंड सपोर्ट बढ़ रहा था और ये लोग कॉन्फ्रेंस वगैरह बहुत तेजी से कर रहे थे, इससे ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इनका साफ कहना था कि जो सारी चीजें इंडिया में कम्युनिज्म के नाम पे हो रही हैं ये यूएसएसआर करा रहा है ब्रिटिशर्स को इंडिया के अंदर से बाहर करने के लिए। तो कुछ दिन तक तो ब्रिटिशर्स देखते हैं सारी चीजें, और जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो ब्रिटिशर्स बैक टू बैक सीपीआई के खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 121A आईपीसी के तहत मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस चलाया इन्होंने, और ऐसे ही 1-2 और स्टेप्स लिए। और उसके बाद भी जब ये लोग नहीं माने तो ईयर 1934 में ब्रिटिशर्स ने सीपीआई पार्टी और इनके मेंबर्स के ऊपर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और यूएसएसआर के साथ मिलकर एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी चलाने के चलते सीपीआई को ऑफिशियली बैन कर दिया इंडिया में, और सीपीआई की मेंबरशिप तक लेना इलीगल कर दिया। अब जब ये बैन पड़ता है सीपीआई के ऊपर तो सीपीआई के जो मेंबर थे, जो बचे हुए थे, इन्होंने सीक्रेटली अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट किया। और ये लोग ट्राई करते थे कि जब भी कहीं कोई फार्मर्स या लेबर्स का कहीं एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट वगैरह हो तो उस प्रोटेस्ट में जाके सीपीआई के लोग जुड़ जाते थे और वहां से जाके अपना ये काम करते थे। अब सेम टाइम पे क्या था कि इंडिया के अंदर जमींदार सिस्टम चल रहा था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि जमींदारों को लैंड की फुल ओनरशिप दे दी थी, और जमींदार क्या करते थे, उस लैंड को गरीब किसानों को लीज पे काम करने के लिए देते थे, और जो फसल प्रोड्यूस होती थी उसमें से 50% जमींदार ले जाते थे और उस 50% का 90% ब्रिटिशर्स ले लेते थे। गरीब किसान जो एक्चुअल में पूरा काम कर रहा था उसके पास कुछ भी नहीं बचता था, और किसान इस चीज से एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि सारी की सारी मेहनत हम कर रहे हैं, लागत भी हमारी है, असली मुनाफा जो है वो जमींदारों और अंग्रेजों का हो रहा है। और ये जो जमींदारी सिस्टम वाली जो पूरी सिचुएशन थी इंडिया के अंदर जिसमें किसानों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ये सिचुएशन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि इंडिया के अंदर सीपीआई की जो लीडरशिप थी उनके लिए एक बड़ा रिवोल्ट करके कम्युनिज्म को इंडिया में लाने के लिए एकदम सूट कर रही थी। तो सीपीआई के लोग क्या करते हैं, किसानों के साथ मिलके इस जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठाने लगते हैं। लेकिन असली गेम शुरू होता है ईयर 1946 में। होता क्या है कि प्रिंसली स्टेट हैदराबाद के अंदर जो तेलंगाना रीजन था, वहां के जो गरीब किसान थे हैदराबाद के निजाम से परेशान होकर बगावत करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम खेती कर रहे हैं लेकिन हमें उसका फायदा नहीं हो रहा है। और इसी टाइम पे सीपीआई के जो लीडर वगैरह थे वो भी इन किसानों को सपोर्ट कर देते हैं। कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं बैक टू बैक, लेकिन हैदराबाद का जो निजाम था वो बिल्कुल मानता नहीं है। अब जब निजाम मानता नहीं है तो सीपीआई के लीडर और उस एरिया के जो किसान थे, करीब 5000 से ज्यादा लोग थे, ये एक साथ इकट्ठा होकर एक आर्मी बना लेते हैं। और आर्मी बनाने के बाद जितने भी उस एरिया में जमींदार थे इनकी हवेलियों पे हमला कर देते हैं, लैंड रिकॉर्ड चला देते हैं, और ऐसे कर करके प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद के अंदर जो 3000 छोटे छोटे विलेज थे जिसमें करीब 30 लाख से ज्यादा लोग रहते थे, ये पूरा एरिया सीपीआई के कंट्रोल में आ जाता। ये जो पूरा एरिया आप रेड में मैप के ऊपर देख रहे हो, वारंगल, नालगोंडा, करीमनगर और आसपास के गांव, सब सीपीआई के कंट्रोल में आ गया था। और सीपीआई क्या करता है, इस एरिया की जो
4 लाख हेक्टर जमीन जो थी वो गरीब किसानों में बांट देते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे इस टाइम पे, वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे थे, निजाम क्यों नहीं रोक पाया? तो देखिए, ईयर 1946 में ब्रिटिशर्स जाने वाले थे इंडिया से, उनको कोई मतलब नहीं था इन सारी चीजों से, और निजाम की जो फोर्सेस थी ये सीपीआई वाले और किसान वाले मिलकर जो छुप छुप के गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे और अटैक करके जो भाग जाते थे, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा था उनके पास। इस वजह से इस एरिया के ऊपर सीपीआई का कंट्रोल आ गया था। अब एक तरफ इतनी बड़ी चीज कर दी सीपीआई ने हैदराबाद के अंदर, वहीं सेम टाइम पे हैदराबाद के इधर नॉर्थ बंगाल में दिनाजपुर, मालदा, रागपुर, अभी ये सारा एरिया बांग्लादेश के अंदर आ गया। तो सीपीआई ने क्या कर रखा था कि किसानों के राइट्स और जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में एक ऑल इंडिया किसान सभा बना रखी थी। तो हैदराबाद के एरिया में जब सीपीआई को सक्सेस मिलती है तो सेम टाइम पे सीपीआई की ऑल इंडिया किसान सभा क्या करती है, किसानों को अपने साथ मिला के एक बड़े स्केल पे तिभागा मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। तिभागा मतलब 3 भाग, 3 पार्ट। इसमें इन्होंने डिमांड की कि ये जो फसल प्रोड्यूस हो रही है इसके 3 भाग करो, यानी कि 3 पार्ट करो। 1 पार्ट जमींदार को दो और 2 पार्ट जो असली मेहनत कर रहा है गरीब किसान उसको मिलना चाहिए। तो इसको इन्होंने तिभागा मूवमेंट बना के रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। अब ये जो तिभागा मूवमेंट था इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने लगती है, लोग जुड़ने लगते हैं इससे। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिल जाती है, और पार्टीशन के टाइम पे बंगाल का भी पार्टीशन होता है। उसका एक पार्ट जो होता है वो ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है, यानी कि आज का बांग्लादेश। तो मोस्टली एरिया जहाँ पे तिभागा मूवमेंट चल रहा था, जहाँ सक्सेस मिल रही थी, वो आधा ईस्ट पाकिस्तान में चला जाता है, आधा इंडिया में रह जाता है। तो ये जो मूवमेंट थी ये भी रुक जाती है आज़ादी के बाद। अब इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट पावर में आती है और नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन आजादी मिलने के बाद भी सीपीआई कहता है ये जो आजादी हमें मिली है ये पूरी आजादी नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट भी अलग नहीं है, ये भी जमींदारों और कैपिटलिस्टों की सरकार है। और फिर इसके बाद सीपीआई रुकता नहीं है, नेक्स्ट ईयर ही सीपीआई ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देता है। इसका नाम देता है रिवॉल्यूशन नाउ, तुरंत क्रांति, और आर्म्ड रिवॉल्यूशन शुरू कर देता है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इसी टाइम पे सीपीआई के अंदर 2 यंग मेंबर थे, चारू मजूमदार और कोंडापल्ली सीतारमैया। ये पहले स्टूडेंट थे, फिर इन्होंने कार्ल मार्क्स और लेनिन की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर सीपीआई को ज्वाइन कर लिया था, और बहुत ही कम टाइम में ये लोग फेमस हो रहे थे और सीपीआई को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, अभी आगे चल के यही दोनों इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, नक्सलवाद को एस्टैब्लिश करेंगे। अब इधर इंडिया में तो ये सारी चीजें चल रही थी, और सेम टाइम पे इंडिया के बगल में ये 9 जुलाई 1949 को एज पर प्लान एग्रेरियन रिफॉर्म कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। अब इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें सजेस्ट करी, जैसे जमींदारी सिस्टम को ऑफिशियली खत्म करने को कहा गया। इसमें यह भी बोला गया कि जो खेती करेगा उसी की जमीन हो, एक आदमी कितनी लैंड रख सकता है, इन सारी चीजों के ऊपर सजेशन दिए। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट सबमिट हुई, इंडिया के अंदर जो पावरफुल लोग थे, जमींदार थे, उनका गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आने लगा और ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, और इस चीज की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है। आगे कुछ टाइम तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ईयर 1951 में इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शंस होने थे, और सीपीआई कहती है कि इस इलेक्शन में हम भी खड़े होंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग पावर में आएंगे। अब ये चीज सीपीआई जो हथियार उठाने की बात करती थी उससे थोड़ी हट के थी। तो सीपीआई के अंदर भी कई सारे ऐसे लीडर थे, चारू मजूमदार जैसे, जो हमेशा से चाइना स्टाइल में हथियार उठा के लड़ाई करना चाहते थे। वो गुस्सा भी हो गए थे। इनफैक्ट चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो वहां से बैठे बैठे इंडिया की जो सीपीआई पार्टी थी, ये जो इलेक्शन लड़ने की अप्रोच रख रही थी, इसको क्रिटिसाइज करने लगी। लेकिन सीपीआई के जो मेन लीडर थे वो मानते नहीं है, वो इलेक्शन लड़ते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो लैंड रिफॉर्म का वादा किया था उसको इंप्लीमेंट नहीं किया था, तो उसकी वजह से थोड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे, तो इस चीज का उसको थोड़ा नुकसान होता है। और सीपीआई जो है, जो एकदम नई पार्टी थी, वो सेकेंड हाईएस्ट सीट जीत के मेन ऑपोजिशन पार्टी बन जाती है, और फिर आगे चल के केरला के असेंबली इलेक्शन भी जीत जाती है। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए। तो कांग्रेस तुरंत इस पे एक्ट करती है और जमींदारी सिस्टम इंडिया के अंदर खत्म करने के लिए लॉज बनाने पे ध्यान देती है। स्टेट बाय स्टेट इन लॉज को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया ताकि किसान नाराज ना हो और सीपीआई के साथ जुड़ने ना लगे। तो स्टेट बाय स्टेट इन्होंने ये चीज इंप्लीमेंट करनी स्टार्ट कर दी। अब एक तरफ तो ये सारी चीजें चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ सीपीआई जो इलेक्शन लड़ रही थी, इसकी वजह से सीपीआई के अंदर ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए थे, 2 गुट बन गए थे, और इसकी वजह से एक गुट ने सीपीआई से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो एक तरफ सीपीआई थी, दूसरी तरफ उससे अलग होकर सीपीआईएम बन गई, और तीसरी तरफ चारू मजूमदार जो था वो वेस्ट बंगाल के अंदर अंडरग्राउंड था, उसको इंडियन फोर्सेस ढूंढ रही थी। वो एकदम क्लियर था कि हमें हथियार उठा के चाइना की तरह, माओ जेडोंग की तरह ही इंडिया के अंदर पावर में आना है। और वो डेली बेसिस पे सीपीआई ये जो इलेक्शन लड़ती थी इसको क्रिटिसाइज करता था। वो साफ कहता था कि इंडियन सिस्टम के अंदर रह के कभी असली क्रांति नहीं आएगी, पावर बंदूक के दम पे ही मिलती है। चारू मजूमदार को 100% जो चाइना के अंदर माओइस्ट स्टाइल में आर्म्ड रेवोल्यूशन हुआ था, वही सेम चीज इंडिया में वो चाहता था। अब इसके बाद चारू मजूमदार क्या करता है, वो अंडरग्राउंड तो ऑलरेडी था ही था,
वो डॉक्यूमेंट लिखना स्टार्ट करता है। 28 ऑफ जनवरी 1965 से अगले 2 साल तक वो 8 डॉक्यूमेंट लिखता है। जब भी आप नक्सल के बारे में कहीं डिस्कशन करोगे तो इन 8 डॉक्यूमेंट की बात जरूर होती है। इसको कुछ लोग हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, कुछ लोग इंडिया का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं। काफी फेमस डॉक्यूमेंट है ये जब भी इंडिया के अंदर नक्सलवाद की बात होती है। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर चारू मजूमदार ने स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस लिखे हैं कि कैसे हथियार उठा के पावर में आया जाएगा। इंडिया के अंदर ये जो पूरा कम्युनिस्ट मूवमेंट है ये फेल क्यों हो रहा है, इसके रीजन लिखे। सीपीआई ये जो इलेक्शन लड़ रही है इसको क्रिटिसाइज किया, और चाइना के अंदर जो माओइस्ट ने हथियार उठा के पावर में आए ये लोग, उसको जस्टिफाई किया। ऊपर की बात नहीं करी, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया कि कैसे शुरू में जो गरीब किसान है उनको छुरी, चाकू, डंडे और दाव जैसी जो देसी हथियार है उनका यूज करके जमींदारों, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मारना है, फिर गांव पे कब्जा करना है और फिर सिटीज की तरफ बढ़ना। हर एक चीज इस 8 डॉक्यूमेंट के अंदर चारू मजूमदार ने स्टेप बाय स्टेप लिख दी थी। और इन 8 डॉक्यूमेंट को पूरा लिखने के बाद चारू मजूमदार ने अपने अंडरग्राउंड नेटवर्क का यूज करके सीक्रेटली स्टूडेंट्स, किसान, ट्रेड यूनियन वर्कर्स, इन सब के पास पहुंचाने लगा। और जब ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा वायरल होने लगा तो सीपीआई से अलग हुई सीपीआईएम, ये चारू मजूमदार को क्रिटिसाइज कर देते हैं, यहां तक कि अपनी पार्टी से भी बैन कर देते हैं। अब इधर जब ये चारू मजूमदार के ये 8 डॉक्यूमेंट वायरल हो रहे थे तो सेम ईयर 1967 में वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट थी, वहां पे सिलीगुड़ी एरिया के पास एक गांव था नक्सलबाड़ी। यहां मेनली संथल, ओराओन, मुंडा और राजबंसी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते थे, और इनमें से करीब 40% लोग जमींदारों के यहाँ पे काम करते थे, और जमींदार जो थे वो असली प्रॉफिट यहाँ से लेके जाते थे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। ये आपको अगर समझ में आ गया तो पूरे नक्सलवाद का इशू जो आपको समझ में आ जाए। तो ये जो पूरा नक्सलबाड़ी गांव था इसके आउटर पे 3 पुलिस स्टेशन थे। एक नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन था, दूसरा खरीबारी और तीसरा फंसी देवा। और इस नक्सलबाड़ी गांव में एक बिमल किसान नाम का एक ट्राइबल फार्मर रहता था, और इस फार्मर की जो जमीन थी इसके ऊपर ईश्वर टिर्के नाम का एक जमींदार था, उसने और उसके आदमियों ने कब्जा कर लिया था। ये कई बार पुलिस स्टेशन गया लेकिन इसकी सुनवाई नहीं होती है, तो इसने क्या किया था, कोर्ट के अंदर एक केस फाइल कर दिया था, और काफी टाइम से ये केस चल रहा था। अब होता क्या है कि 2 ऑफ मार्च 1967 को वेस्ट बंगाल में सीपीआई इलेक्शन जीत के पावर में आ जाती है, और कोइंसिडेंस भी आप देखिए कि सेम डे सुप्रीम कोर्ट ने बिमल किसान के फेवर में जजमेंट दे दिया, और जो लैंड की ओनरशिप थी वो ऑफिशियली बिमल किसान जो था उसको मिल गई। अब केस जीतने के बाद बिमल किसान बहुत खुश, वो अपने खेत के अंदर खेती करने जाता है तो ईश्वर तिर्के और उसके जो लोग थे उसको पीट के वहां से भगा देते हैं। ये दोबारा से पुलिस स्टेशन पे जाता है लेकिन वहां पे भी इसकी कोई हेल्प नहीं होती है। अब इसी एरिया में सीपीआई का एक लोकल लीडर बहुत ही फेमस था, जंगाल संथल, और इसी एरिया के अंदर जो चारू मजूमदार जो अंडरग्राउंड थे, कानू सन्याल थे, वो भी इसी एरिया में एक्टिव थे। तो ये बिमल किसान इनके पास जाता है, अपनी सारी डिटेल्स बताता है और हेल्प मांगता है इनसे। अब सेम डे सीपीआई के जितने लोग थे ये क्या करते हैं, 150 सीपीआई मेंबर को इकट्ठा करते हैं और अपने साथ जो ट्राइबल किसान थे उनको जोड़ते हैं, एक ग्रुप बना के सीपीआई का झंडा लेके और तीर और कमान लेके इस एरिया के जो जमींदार थे उनके ऊपर हमला कर देते हैं, और 300 मन धान यानी कि करीब 12 टन चावल जो था उसको लूट के ले आते हैं। और ये चीज यही रुकती नहीं है, इसके बाद 18 ऑफ मार्च 1967 को फिर से ये जो सीपीआई के लीडर वगैरह थे ये किसानों के साथ मिलकर मीटिंग करते हैं, और इस मीटिंग के अंदर डिसाइड होता है कि ये जो पूरा एरिया है इसके अंदर हम पुलिस को नहीं आने देंगे, पुलिस की एंट्री एकदम बैन होगी। ये एक चीज डिसाइड होती है। दूसरी चीज डिसाइड होती है कि इस पूरे एरिया के जो जमींदार हैं उनके ऊपर हमला किया जाएगा, उनको जान से मारा जाएगा और उनकी जमीनें छीनी जाएंगी। और जिन किसानों ने सीपीआई की तराई कृषक सभा, ये सीपीआई की एक विंग थी किसान की, इसमें 20 पैसा देके मेंबरशिप लेनी होती थी, तो जिन किसानों ने इसकी मेंबरशिप ले रखी होगी वो जमीन इनमें बांट दी जाएगी। अब इन सारी चीजों की वजह से डे बाय डे किसान जो थे उस एरिया के वो सीपीआई के साथ जुड़ने लगते हैं। और ये सारा प्लान बनने के बाद मार्च 1967 से मई 1967 यानी कि इन 3 महीनों में टोटल 100 हमले करते हैं ये लोग, और कुल्हाड़ी, फरसे और दाव जैसे हथियारों से जमींदारों को मारते हैं, और जो लैंड रिकॉर्ड वगैरह थे उनको जला देते हैं, और जो पुलिस थी वो अगर कार्रवाई करने गांव के अंदर घुसती थी तो उसको घुसने नहीं देते थे। लेकिन 23 ऑफ मई 1967 को क्या होता है कि एक इंस्पेक्टर था सोनम वांगड़ी, ये नक्सलबाड़ी गांव में घुस जाता। अब जब ये घुसता है तो जंगल संथल और जो ट्राइबल ग्रुप थे वो तीर कमान यानी कि बो एंड एरो से इंस्पेक्टर सोनम वांगड़ी के ऊपर तीर चला देते हैं। 2 तीर लगते हैं और वही उनकी जान चली जाती है। अब जब ये इंसिडेंट होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत गुस्सा भर जाता है, और फिर ये लोग प्लान बनाते हैं। 23 तारीख को इंस्पेक्टर सोनम वांगड़ी के ऊपर तीर चलाया गया था, और फिर इसके नेक्स्ट डे 24 और 25 मई को पुलिस जो थी वो ग्रुप बना के गांव में दोबारा से घुसती है, और जब ये दोबारा से घुसते हैं तो पुलिस के ऊपर फिर से हमला होता है, लेकिन इस बार
पुलिस फायरिंग स्टार्ट कर देती है और 11 गांव वालों की फायरिंग में जान चली जाती है, जिसमें से 9 औरतें और 2 बच्चे थे। अब जब ये होता है तो ये पूरा मामला जो है आसपास के जो ट्राइबल एरिया थे वहां भी फैलने लगता है। फांसी देवा, खारीबारी, ये जो ट्राइबल एरिया थे ये भी पुलिस के ऊपर हमला स्टार्ट कर देते हैं। हो ये इंडिया के अंदर रहा था, लेकिन चाइना के अंदर भी बैक टू बैक आर्टिकल छपने लगते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि इंडियन गवर्नमेंट हरकत में आती है और अगले 72 डेज के अंदर जो CPIM की स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के बनी थी उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। 1500 पुलिस वाले जो थे उनको डिप्लॉय किया जाता है और 10 अगस्त को करीब 700 लोग जिनके ऊपर शक था उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सेम टाइम पे जंगाल संथाल जो थे इनको भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन चारू मजूमदार जो था वो भाग के अंडरग्राउंड हो जाता है। अब जैसे तैसे करके इस पूरे मूवमेंट पे कंट्रोल तो ले लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये चीज वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी एरिया से निकल के बाकी स्टेट जैसे बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जहां फार्मर्स और ट्राइबल्स की कंडीशन सही नहीं थी, वहां भी पहुंच जाती है। और क्योंकि ये इंसिडेंट नक्सलबाड़ी में, जो कि एग्जैक्टली माओ जेडोंग ने जो चाइना में किया था उसकी कॉपी थी, तो नक्सलबाड़ी गांव से इसकी जो शुरुआत हुई थी, तो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती थी उसको नक्सलवाद बोला गया। और क्योंकि ये नक्सलबाड़ी गांव से स्टार्ट हुआ था तो इस तरीके की चीजें जहां भी होती थी उसको नक्सलवादी बोला गया। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल से निकल के जब बाकी स्टेट में भी गई तो इंडिया के अंदर इसका नाम नक्सलवाद ही पड़ गया और जो लोग ये करते थे उनको नक्सलवादी बोला जाने लगा। और भी नाम दिए गए इनको, कुछ लोग माओवादी भी कहते हैं चाइना से रिलेट करके। इस पूरे इंसिडेंट ने इतना ज्यादा केओस क्रिएट कर दिया था उस एरिया के अंदर कि इंडियन गवर्नमेंट इसको जड़ से खत्म करना चाहती थी। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके कुछ महीने बाद ही 28 नवंबर 1967 को वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा के अगले 1 साल तक नक्सलवाद से जिसका लिंक निकला उसको पकड़ के जेल में डालना चालू किया। लेकिन मेन जिनको इंडियन फोर्सेस ढूंढ रही थी, कानू सान्याल। वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। वीडियो बहुत ही लंबा, आप वीडियो में आपने देखा कैसे से धीरे धीरे नक्सलवाद का जन्म हुआ और ये पूरे भारत में फैल गया। आज ये नक्सलवाद बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। इस वीडियो का पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें।